हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का स्वागत है टीचिंग परीक्षा के आज के इस वीडियो में, जिसके अंदर में फ्रेंड्स हम लोग सिलेक्शन वाली जो सीरीज है हमारी, उसमें बीपीएससी टीआरई 4.0 के जीके जीएस के इंपॉर्टेंट वाले क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के जल्दी से हम लोग यहाँ पर में शुरू करते हैं हमारे क्वेश्चंस की तरफ में। ठीक है, लेकिन सबसे पहले जितने भी बच्चे जिन्होंने सेशन को लाइक कर दिया है उन सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि ये वो बच्चे हैं जो हमेशा एनर्जी देते हैं सेशन को आगे बढ़ाने के लिए। नाउ फ्रेंड्स, एक चीज मैं यहाँ पर मैं देख रहा था, जिस समय में हम लोग सेशन को लाइव कर रहे थे उतने देर के अंदर में बच्चे यहाँ पर में एक दूसरे से सवाल पूछ रहे थे, क्विज कर रहे थे। टीचिंग परीक्षा एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर में एक हेल्दी कम्युनिटी बनी हुई है, एक हेल्दी कम्युनिटी जहां पर में बच्चे एक दूसरे से सवाल पूछते हैं, समय का सदुपयोग कर रहे हैं। बच्चे जो है सवाल पूछ रहे हैं, कुछ बच्चे जवाब दे रहे हैं, एक दूसरे को आगे बढ़ा रहे हैं। तो ये सिलेक्शन वाली एक जो है पूरा सिलेक्शन लेने वाली, जॉब हासिल करने वाली यहाँ पर में पूरे लोगों का एक हुजूम यहाँ पर में उमड़ा हुआ है। तो आप लोगों को कांग्रेचुलेशन, टीचिंग परीक्षा के पूरे जितने भी अभ्यर्थी हैं उन सभी लोगों को कांग्रेचुलेशन। जैसे मैं देख रहा था यहाँ पर में कि किसी ने पूछा कि ओढ़नी डैम कहां पर में है। ठीक है, अभी यहाँ पर में किसी ने लिखा भी, तो ओढ़नी डैम जो है फ्रेंड्स आप लोगों को याद रखना है बांका जिले के अंदर में है। बहुत ही फेमस जो है डैम है और बहुत सारे टूरिस्ट वहां पर में आते हैं। एक छोटा सा आइलैंड भी है ओढ़नी डैम से जो जलाशय बना है उसके ऊपर में। ठीक है, वहां पर में अभी एक रिजॉर्ट भी बन रहा है। तो बांका जिले के अंदर में कभी आ जाए क्वेश्चन की ओढ़नी डैम कौन से वाले जिले में है बिहार में। ठीक है, ओढ़नी डैम, तो ये बांका जिले के अंदर में। तो बहुत बढ़िया, ऐसे ही आप लोग जो है फ्रेंड्स यूनिक क्वेश्चंस एक दूसरे के साथ में पूछते रहिएगा। ठीक है, अच्छा लगता है कि आप लोग पढ़ने वाले बच्चे हो। ठीक है, बांका जिले के अंदर में है ना फ्रेंड। देखिए पहला क्वेश्चन आप लोगों के स्क्रीन के ऊपर में ये रहा आज का, व्हाट इज द थीम फॉर इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। ठीक है, देखिए अंतरराष्ट्रीय जैव विविधता दिवस। अब ये जैव विविधता क्या होती है, अगर कोई नया बच्चा है तो उनको बता दूं फ्रेंड्स कि जैव विविधता का मतलब होता है कि भिन्नताएं। ठीक है, जानवरों की अलग अलग किस्में, ठीक है, पेड़ पौधों की अलग अलग किस्में, इसको जैव विविधता कहा जाता है। मतलब जो जैविक चीजें हैं उनमें विविधता, क्योंकि अगर सारी चीजें एक जैसी रहेंगी, ठीक है, सारी बाकी की चीजें खत्म हो गई तो आप उसको वापस नहीं लेकर आ पाओगे। ठीक है, तो जैव विविधता होना जरूरी है, अलग अलग भिन्नताएं होना जरूरी है, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। तो इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी 2025 की इसकी थीम क्या थी, और इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी कौन से दिन मनाया जाता है, ये भी कमेंट के अंदर में आंसर बताएंगे आप सभी के सभी। जल्दी बताइए कि कौन से जो है यहाँ पर में तारीख को मनाया जाता है। देखिए फ्रेंड्स, अगर मैं बताऊं आपको तो 22 मई को हर साल जो है फ्रेंड जैव विविधता दिवस मनाया जाता है, अंतरराष्ट्रीय जैव विविधता दिवस। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा, 22 मई को। और इस बार की थीम क्या थी, प्रकृति के साथ सामंजस्य और सतत विकास। ठीक है, ये याद रखना है आप लोगों ने। तो जो इंटरनेशनल डे फॉर बायोडाइवर्सिटी है इसकी थीम क्या थी इस बार आप लोग याद रखेंगे, हार्मनी, मतलब सामंजस्य, प्रकृति के साथ में, किसके साथ में, नेचर के साथ में। भाई नेचर के साथ में तालमेल बिठाओ, सामंजस्य बिठाओ, ठीक है, एक बैलेंस बिठाओ। तो हार्मनी विथ नेचर एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में हम लोगों ने देखा था फ्रेंड्स कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट शब्द सबसे पहले कौन से वाले रिपोर्ट के अंदर में आया था। टीचिंग परीक्षा के जितने भी पेड स्टूडेंट है, मुझे लगता है कि इसका आंसर जो है करने में सक्षम होंगे, जो रिवीजन कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के ऊपर में मैंने आपको बताया था कि ब्रुंटलैंड रिपोर्ट। ठीक है, अगर आप लोगों को याद आ रहा हो फ्रेंड्स, ब्रुंटलैंड रिपोर्ट एक प्रकाशित हुई थी जिसके अंदर में सबसे पहली बार सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में बात की गई थी। 1987 के अंदर में ब्रुंटलैंड रिपोर्ट प्रकाशित हुई थी, जिसको आवर कॉमन फ्यूचर भी बोला गया था। एक मिनट आप लोगों का लूंगा, बस 30 सेकंड। आप लोगों को एक एक्स्ट्रा पॉइंट बता दूं, कितने लोग एग्री करते हैं, अगर आप लोग चाहते हो कि एक्स्ट्रा पॉइंट बता दूं, आप लोगों की भलाई के लिए ही है। अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट शब्द निकला है तो मैं चाहता हूं कि आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा बता दूं। ठीक है, यहां पर मैं कर लेते हैं इसको अपन। ठीक है, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो शब्द है फ्रेंड, सतत विकास या सतत पोषणीय विकास भी जिसको बोला जाता है। ठीक है, इसको याद रखना है आप लोगों ने, सबसे पहले कौन से रिपोर्ट के अंदर में लाया गया था, कौन से रिपोर्ट के अंदर में ये शब्द आया था, तो ये आया था ब्रुंटलैंड रिपोर्ट के अंदर में। ब्रुंट, ठीक है, लैंड रिपोर्ट। ये रिपोर्ट कब प्रकाशित हुई थी, ये भी क्वेश्चन बनता है आप लोगों का। ब्रुंटलैंड रिपोर्ट ये प्रकाशित हुई थी 1987 के अंदर में प्रकाशित हुई थी। ठीक है, ये रिपोर्ट प्रकाशित हुई थी। इस रिपोर्ट को ही कहा जाता है अवर कॉमन फ्यूचर। ठीक है, मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स कि यूपी की पीसीएस एग्जाम के अंदर में ये क्वेश्चन आया। ठीक है, स्टेटमेंट असर्शन टाइप का। मैं टीम से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर पॉसिबल हो तो प्लीज वो क्वेश्चन लगा दीजिएगा। यूपी पीसीएस के अंदर में अभी थोड़े दिन पहले आया था, एक पॉइंट उसका गलत था जिसकी वजह से ऑप्शन एलिमिनेट हो जा रहे थे। ठीक है, तो अवर कॉमन फ्यूचर, ठीक है, अवर कॉमन फ्यूचर इस रिपोर्ट का एक और नाम था। मतलब इस रिपोर्ट को, ब्रुंटलैंड रिपोर्ट का नाम क्या था, ये क्वेश्चन भी आप लोगों से पूछ सकते हैं। हर बच्चा जल्दी से सेशन को जो है फ्रेंड्स लाइक शेयर करते रहेगा और ये कमेंट के अंदर में आंसर कर दीजिए आप लोग। ब्रुंटलैंड रिपोर्ट, ठीक है, इसके अंदर में सबसे पहले सस्टेनेबल डेवलपमेंट शब्द आया था। ठीक है, अवर कॉमन फ्यूचर इस रिपोर्ट का नाम था। रिपोर्ट जो प्रकाशित हुई थी उसका नाम क्या था, अवर कॉमन फ्यूचर। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वाला क्वेश्चन है एग्जाम के अंदर में आने की। ठीक है, जो है
संभावना है हमारा साझा भविष्य। ठीक है, ये याद रखना। और इसको मैंने पूरा पेड क्लास में आप लोगों को नॉलेज कैप्सूल में पूरा डिटेल में पढ़ाया है, तो जो बच्चे जुड़ चुके हैं वो अच्छे से रिवाइज करेंगे, और जो बच्चे नहीं जुड़े जल्दी से जुड़ जाएंगे टीचिंग परीक्षा के साथ में। नंबर नीचे में चल रहा है आप लोगों का। ठीक है, ये मौका है आप लोगों के लिए आगे बढ़ने का, अपने सपनों को पूरा करने का। ठीक है, तो ब्रुंटलैंड रिपोर्ट आवर कॉमन फ्यूचर। ठीक है, तो चलिए अब वापस से आते हैं हमारे क्वेश्चन पे, फिर से रिवाइज कर लेंगे। इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, जैव विविधता दिवस। ठीक है, 22 मई को मनाया जाता है, 22 मई को हर साल। ठीक है, ये याद रखना है आप लोगों ने भाई, बैलेंस बना रहना चाहिए, तो ऐसा आप लोग याद रख लीजिए। ठीक है, तो 22 में 22 तो हार्मनी रखनी है आपने, बैलेंस रखना है नेचर और सस्टेनेबल डेवलपमेंट के साथ में। तो सी इज द करेक्ट आंसर, इसकी थीम ये है इस बार की। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन जो है फ्रेंड, देखिए आप लोगों का एक और करंट अफेयर का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के अंदर में पूछा जा सकता है। एक बार जल्दी से, आज हम लोग, अगर मैंने आप लोगों से कहा है कि जिस दिन हम लोग 4000 पार हो जाएंगे उसके अगले ही दिन आप लोगों के लिए मेगा सेशन मैं आयोजित करूंगा। आप सभी से कह रहा हूं, ठीक है, आप सभी लोग जल्दी से जहां भी शेयर कर सकते हो शेयर कर देंगे आप सभी के सभी, जल्दी जल्दी से। ठीक है, सभी बच्चे, हर बच्चा अगर शेयर कर देगा, जैसे 5 मिनट के अंदर में अगर हम लोग 1800 क्रॉस कर सकते हैं, तो मुझे लगता है कि हम लोग जो है हर एक बच्चा अगर शेयर कर दे, ठीक है, एक एक जगह पे भी, तो हम लोग 2000 जो है 2000 बच्चे एक साथ शेयर कर देंगे यहाँ पर में, तो 4000 होने में समय नहीं लगेगा। ठीक है, किस राज्य सरकार ने, ठीक है, आपको याद रखना है सारप, ठीक है, ये जो है उसको छोटा पढ़ना है, सारप चू संरक्षण रिजर्व, ठीक है, जो कि भारत का सबसे बड़ा अब संरक्षण रिजर्व हो गया है, ठीक है, घोषित किया है। किस राज्य के अंदर में इसको बनाया गया है? अब एक क्वेश्चन इससे उल्टा भी बन सकता है फ्रेंड्स, भारत का सबसे बड़ा संरक्षण रिजर्व कहां, कौन सा है? ठीक है, तो उसका नाम होगा आप लोगों का, ठीक है, सारप चू, ठीक है, संरक्षण रिजर्व। ठीक है, इसको सोलामो भी बोला जाता है, सोलामो। ठीक है, सोलामो कंजर्वेशन रिजर्व भी इसका नाम है, और इसको सारप चू संरक्षण रिजर्व भी इसको बोलते हैं। ये भारत का सबसे बड़ा संरक्षण रिजर्व बन गया है। ठीक है, कंजर्वेशन रिजर्व आपका सबसे बड़ा है दुनिया, हमारे भारत का ये अभी। तो ये कौन से राज्य में बना है? ये बना है हिमाचल प्रदेश के अंदर में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा संरक्षण रिजर्व कहां पर में बना है? हिमाचल प्रदेश के अंदर में। इंपॉर्टेंट पॉइंट है आप लोगों का। तो हिमाचल प्रदेश का ये 5वें नंबर का कंजर्वेशन रिजर्व है। ठीक है, लेकिन पूरे इंडिया का ये सबसे बड़ा बन गया है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में आया था। देखो ध्यान से समझो आप लोग, एक्स्ट्रा पॉइंट बता रहा हूं आप लोगों के लिए, आपके एग्जाम के एक्स्ट्रा मार्क्स के लिए। तो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम जो है आपका 1972 में आया था, उसकी धारा 36A(1) है, जिसके तहत किसी भी क्षेत्र को कंजर्वेशन रिजर्व, ठीक है, या फिर संरक्षण क्षेत्र घोषित किया जा सकता है। ठीक है, वन्य जीवों को बचाने के लिए। तो वन्य जीवों के संरक्षण के लिए जो संरक्षण रिजर्व घोषित करने की शक्ति है भारत सरकार को मिलती है धारा 36A(1) से। ठीक है, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के। तो उसका इस्तेमाल करते हुए भारत का सबसे बड़ा संरक्षण रिजर्व जो है फ्रेंड्स, ये हिमाचल प्रदेश के अंदर में सारप चू संरक्षण रिजर्व जो है वो बना है। ये याद रखना है आप लोगों ने, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसकी अधिसूचना जारी हो चुकी है। इसका क्षेत्रफल 1585 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, 1585 स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, तो ये भारत का सबसे बड़ा संरक्षण रिजर्व बन गया है। ओके, तो हिमाचल प्रदेश में बना है। ये मुझे लगता है कि ये वाला क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। दो क्वेश्चन यहाँ पर इंपॉर्टेंट बनते हैं। एक तो कौन से राज्य में है सारप चू संरक्षण रिजर्व, जिसको सोलामो भी बोला जाता है, और भारत का सबसे बड़ा संरक्षण रिजर्व कौन सा बना है? तो सारप चू संरक्षण रिजर्व बना है। ये इस प्रकार से दो क्वेश्चन बन सकते हैं आप लोगों के। ठीक है, 1928 लाइक्स हो चुके हैं फ्रेंड्स, हम लोग 2000 लाइक्स के भी बहुत ज्यादा पास में है। सेशन को लाइक कर देंगे और चैनल को सब्सक्राइब हर किसी ने कर देना है, ताकि आप लोगों को जो है फ्रेंड्स सारी अपडेट्स और सारी चीजें मिलती रहे, और कमेंट्स के अंदर में आंसर्स करते रहिए आप लोग, जो जो भी आपको बता रहा हूं। बिहार सरकार द्वारा किस शहर का नाम आधिकारिक रूप से गया जी कर दिया गया है? बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन फ्रेंड्स हाल ही में जब नाम चेंज किया गया है, तो आप लोग इसको याद रख लीजिएगा। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन बन जाए क्या नाम किया गया, ऐसा क्वेश्चन बन सकता है आप लोगों का, क्या नाम किया गया, उल्टा क्वेश्चन बन सकता है इसका कि क्या नाम कर दिया गया है। ठीक है, तो बिहार सरकार द्वारा जो है फ्रेंड्स गया जो डिस्ट्रिक्ट है उसका नाम बदल के आधिकारिक रूप से अब गया जी कर दिया गया है। अब क्वेश्चन 2-3 तो भाई बनते हैं, टीचिंग परीक्षा वाले आप लोग, और टीचिंग परीक्षा के ऊपर में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन और पढ़ाई जो है वो तो स्वाभाविक है। अब आप मुझे बताइए कि गया शहर में, ठीक है, इसमें गया जी अब जो हो चुका है, इसके अंदर में, ठीक है, जो बोधि ट्री है, बोधि वृक्ष जो है, आपको बताना है कि कौन से, ठीक है, कौन से रिवर के किनारे पे है ये बोधि वृक्ष, कौन सी नदी के किनारे के ऊपर में है? ठीक है, जल्दी बताइए आप लोग, बोधि ट्री जो है वो कौन से नदी के किनारे पे है, जहां पर में गौतम बुद्ध ने जो है उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ठीक है, एनलाइटनमेंट उनको प्राप्त हुआ था। फाल्गु नदी। ठीक है, चलिए, फाल्गु नदी बहुत सारे बच्चे लिख रहे हैं, मेरे को एक चीज और बता देंगे आप लोग, फाल्गु नदी का ही दूसरा नाम क्या है?
ये क्वेश्चन भी एग्जाम के अंदर में आया हुआ है फ्रेंड्स, और एग्जाम के अंदर में बार बार पूछा जाता है। ठीक है, तो निरंजना नदी भी कहा जाता है, तो फाल्गु नदी, फाल्गु, ठीक है, या फिर इसी को निरंजना नदी भी कहा जाता है, निरंजना, निरंजना। ओके, ये याद रखना है आप लोगों ने। ठीक है, तो विष्णुपद मंदिर ये भी आपको जो है गया जी के अंदर में ही मिलेगा। चलिए, आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ओके, चलिए, तो देखिए यहाँ पर में बिहार सरकार ने गया शहर का नाम गया जी कर दिया है। ठीक है, और गया जो है फ्रेंड्स आप लोगों को बता दूं कि मगध साम्राज्य के अंदर में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा था, फाल्गु नदी के तट पर बैठा हुआ है। जल्दी से बताएंगे एक और नाम क्या है फाल्गु नदी का। ठीक है, और यहाँ पर में जो है फ्रेंड्स ये बताया जाता है कि मैंने आप लोगों को पहले भी ये कहानी सुनाई हुई है कि यहाँ पर में गयासुर नामक राक्षस जो था, ठीक है, वो तपस्या की थी और भगवान विष्णु ने से वरदान प्राप्त किया था कि जब तक वो रहेगा, ठीक है, यहाँ पर में जब तक वो जो है उसको खाना पीना मिलता रहेगा तब तक वो वहां पर में प्रकट नहीं होगा करके, ठीक है, बर्बाद नहीं करेगी। तो विष्णुपद मंदिर भी है वहां पर में। ठीक है, और इसी वजह से आपने देखा होगा पिंडदान वहां पर में किया जाता है। ठीक है, ओके, चलिए आगे बढ़ते हम लोग यहाँ पर में फ्रेंड्स। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज बिकम द फर्स्ट फुल्ली लिटरेट स्टेट। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आंसर आप लोगों ने करना है। आप बताइए, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको मार्क करो आप सभी के सभी। ठीक है, हाल ही में भारत का पूर्ण साक्षर राज्य घोषित कर दिया गया है, उसको पूर्णतः साक्षर, पूरी तरह से साक्षर, 100% लिटरेसी ने हासिल कर लिया है। तो कौन सा है भारत का पहला फुल्ली लिटरेट स्टेट? ठीक है, वेरी गुड फ्रेंड्स। आप लोगों में से जितने भी बच्चे जिन्होंने टीचिंग परीक्षा चैनल को सब्सक्राइब करके रखा हुआ है, बेल आइकन दबाया हुआ है, उनको कम्युनिटी के अंदर में पोस्ट भी हमने डाला था यहाँ पर में। ठीक है, फुल्ली लिटरेट स्टेट जो है फ्रेंड्स मिजोरम जो है, ये याद रखना आप लोगों ने, इसको घोषित किया गया हाल ही में। ठीक है, तो आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जल्दी से मुझे बताइए कि मिजोरम की राजधानी क्या है, इंपॉर्टेंट है, जल्दी बताएंगे आप सभी के सभी। ठीक है, देखिए 2011 की सेंसस के अनुसार, ठीक है, ओके, इस 2011 की सेंसस के अनुसार जो है फ्रेंड्स इसकी लिटरेसी जो थी वो 91.33% थी। लेकिन अभी ऑब्वियसली बात है 2011 को काफी लंबा समय बीत गया है। ठीक है, और 6 साल से ऊपर के जितने भी लोग हैं जो पढ़ना लिखना या एटलीस्ट नाम लिखना जानते हैं, ठीक है, तो उन लोगों को गिना जाता है लिटरेसी के अंदर में। मैं आप लोगों से जानना चाहूंगा कि आप लोग मुझे बताइए कि 2024 के अंदर में जो साक्षरता की जो सूची जारी की गई है उसके अनुसार क्या है अभी साक्षरता का रेशियो, देखिए। ठीक है, तो मिजोरम है 98.2%। अब जो बाकी के बचे हुए हैं वो ऑब्वियसली बात है कि बच्चे वगैरह होंगे जिनको नहीं आता होगा पढ़ना, है ना, तो 98.2%। ठीक है, ये याद रखेंगे आप सभी के सभी। लक्षद्वीप 97.3%, नागालैंड 95.7%, केरल 95.3%। ठीक है, तो मिजोरम जो है फ्रेंड्स ये इसको जो है फुल लिटरेसी वाला राज्य घोषित कर दिया गया है भारत का। ठीक है, यहाँ पर में बॉम्बू डांस भी होता है मिजोरम के अंदर में, अगर आप लोगों को पता हो तो। चलिए एक चीज मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगा, जो क्वेश्चन अक्सर आता है एग्जाम के अंदर में, एक्स्ट्रा पॉइंट हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, आप मुझे बताइए फ्रेंड्स की 2011 की जो सेंसस थी, ठीक है, 2011 की सेंसस के अनुसार बिहार की साक्षरता दर कितनी थी? और इसमें साथ में मेरे को ये भी बताइए आप लोग कि पुरुषों की साक्षरता दर कितनी थी और महिलाओं की साक्षरता दर कितनी थी? बहुत बढ़िया फ्रेंड्स, आप लोगों के आंसर आ रहे हैं। ठीक है, अगर मैं बिहार की बात करूं, जो अक्सर एग्जाम के अंदर में क्वेश्चन आ रहा है, बिहार की जो साक्षरता दर है उसके लिए, तो बिहार की अगर हम लोग साक्षरता की बात करेंगे, ठीक है, तो टोटल साक्षरता जो है बिहार की वो कितनी बनती है? 61.80% बनती है। ठीक है, 2011 की सेंसस के अनुसार। ठीक है, ये क्वेश्चन आ रहे हैं ना साक्षरता वाले, इसीलिए याद रखना है आप लोगों ने, 61.8%। अब यहाँ पर मैं मेल और फीमेल के अंदर में आप लोग इसको डिवाइड कर सकते हो फ्रेंड्स। ठीक है, मेल और फीमेल के अंदर में, तो अगर मैं मेल की बात करूं, ठीक है, मेल की, तो 71.20%। ठीक है, 2011 की जनसंख्या के अनुसार, जनगणना के अनुसार। और अगर हम लोग फीमेल की बात करेंगे तो फीमेल का आप लोगों ने याद रखना है फ्रेंड्स 51.50%। इस पर क्वेश्चंस आए हैं, प्लीज इसको याद रखिए आप लोग। ठीक है, पुरुष साक्षरता दर 71.20% थी और महिलाओं की साक्षरता दर 51.50% थी। ये याद रखना है आप सभी लोगों ने। और टोटल अगर साक्षरता आप लोगों से पूछता, ठीक है, तो 61.80%। अब किसी ने मेरे से एक बार सवाल पूछा था कि सर, ठीक है, 71 और 51 को जोड़ेंगे तो ये तो 100 से भी ऊपर चला जाता है, ठीक है, तो ये 61 कैसे हुआ? तो भाई उसको मैंने बड़े मुश्किल से समझाया कि देख भाई, ये जो है ना, ये जितने पुरुष थे, ठीक है, जितने पुरुष थे, मान लो 100 पुरुष थे, तो उनमें से कितने पढ़े लिखे हैं? और अगर महिलाएं थी, फीमेल थी, 100 महिलाएं थी मान लेते, तो उनमें से कितना पढ़ी लिखी थी? ये यहां पर मैं बात हो रही है। और जो टोटल लोग है, ठीक है, दोनों को मिला दिया जाए तो उनमें से फिर कितने पढ़े लिखे, वो वाली बात यहां पर में आ रही है, वो परसेंटेज का मामला है। ठीक है,
तो ये याद रखना है आप लोगों ने, ऐसा ये नहीं करना कि दोनों को मिला के कर दिया आपने, ठीक है। चलिए 2200 से ज्यादा लाइक्स आपने कर दिए फ्रेंड, 14 मिनट के अंदर में 2574 बच्चे देख रहे हैं। मुझे लग रहा है कि आज हम 4000 का आंकड़ा पार कर सकते हैं। एक बार दम लगा के हैशा बोल के हर कोई बच्चा जहां शेयर कर सकता है शेयर कर देगा। देखो ये आज आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है, जहां भी शेयर कर सकते हो। 4000 का आंकड़ा हम लोग बहुत लंबे समय से वेट कर रहे हैं, ठीक है। और ठीक है सर, आपकी पेड क्लास लूंगी जी। बिटिया रानी जी, आपका देखिए यहाँ पर मैं ऑब्वियस सी बात है कि आपको प्रीमियम लेवल का कंटेंट मिलता है टीचिंग परीक्षा के अंदर में, तो आपके जो है चांसेस बढ़ जाते हैं, आप मेहनत करोगे, ठीक है, आपका हो जाएगा। और दूसरी चीज ये है कि जैसे आपका अगर आप टॉप 100 के अंदर में आते हो तो आपकी 200% फीस जो है वो रिफंड होगी। टीचिंग परीक्षा आपको मोटिवेट कर रहा है कि टॉप 100 में आइए आप जनरल कैटेगरी के अंदर में, ठीक है। नाउ फ्रेंड्स, हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने एक जनपद एक उत्पाद योजना के तहत कितने नए उत्पादों को शामिल किया है, ठीक है। तो ये करंट अवेयर का क्वेश्चन है, ठीक है। तो बता दीजिए जल्दी जल्दी से आप लोग, इसका आंसर क्या होगा। तो हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने एक जनपद एक उत्पाद योजना के तहत कितने लोगों को किया है, ठीक है। तो हर एक जनपद के अंदर में, ठीक है, ये बहुत अच्छा एक योजना है फ्रेंड्स। तो 12 नए उत्पादों को उसके अंदर में शामिल कर लिया है। तो अब तक जो है फ्रेंड्स 80 जो वहां पर में आप लोगों को पता है कि अभी फिलहाल के अंदर में वहां पर में कंस्टिट्युएंसीज है, ठीक है। और उन सभी के अंदर में एक वो करने की योजना बनाई जा रही है कि भाई हम क्या करेंगे, ठीक है, उत्तर प्रदेश के अंदर में हर एक जनपद के अंदर में, ठीक है, उत्तर प्रदेश के हर एक जनपद के अंदर में जो एक वहां का खास प्रोडक्ट है उसको बढ़ावा देंगे। ऐसा ही फ्रेंड्स बिहार के अंदर में भी होना चाहिए, ऐसा ही जो है बाकी जगह जो है वहां पर में भी होना चाहिए, ठीक है। तो ये याद रखना है आप सभी लोगों ने। तो हर एक नए जनपद के लिए, ठीक है, यहां पर में ये याद रखना है आप लोगों ने कि पहले 62 की सूचीबद्ध कर दी गई थी, 12 को नए जोड़ा गया है, तो 74 अब यहाँ पर में हो चुके हैं, 74 अब यहाँ पर में हो चुके हैं, ठीक है, टोटल प्रोडक्ट। और 2018 में ये योजना जो है वो लॉन्च की गई थी 2018 के अंदर में, ठीक है। और अब तक हर एक जिले के लिए कोई ना कोई एक नया प्रोडक्ट यहाँ पर में जोड़ा गया है, ठीक है। ये 12 नए जिले कौन कौन से हैं और उनके प्रोडक्ट क्या है, ठीक है, वो आपको याद करने की जरूरत नहीं है। बस ये याद रखना है कि एक जनपद एक उत्पाद योजना कहां से रिलेटेड है, तो उत्तर प्रदेश सरकार से रिलेटेड है, करंट में था, इसी वजह से पूछा जा सकता है आप लोगों से। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। विच कन्नड़ा ऑथर, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, टीम से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि इसको आप स्क्रीन पर भी लिख दीजिए, ठीक है, और वहां बता दीजिए कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। मैं आप लोगों को बता रहा हूं फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए सुपर डुपर इंपॉर्टेंट है। मतलब मैं आप लोगों को बता नहीं सकता कि इस क्वेश्चन का इंपॉर्टेंस क्या है। आप लोग समझ लीजिए कि ये एक नंबर आप लोगों को मिल चुका है, ठीक है, एक नंबर ये आपके किसी भी शीट के अंदर में टीआरई 4 के अंदर में आएगा। मैं आपको यहां पर मैं बोल रहा हूं, ठीक है, टीआरई चाहे आप लोगों का पीआरटी के अंदर में आ जाए, चाहे 6 to 8 के अंदर में आ जाए, चाहे 9 10 में आ जाए, चाहे 11 12 में आ जाए, ये क्वेश्चन कंफर्म आएगा। ये मैं आज आप लोगों को बता रहा हूं, ठीक है। आपकी एग्जाम कभी भी हो, ये क्वेश्चन एग्जाम के अंदर में आने वाला है, ठीक है। टीआरई 4 के किसी भी इसमें, पीआरटी में, 6 to 8 में, 9 10 में, 11 12 में, कहीं पे भी आ सकता है। ये याद रखना आप लोगों ने, आज मैं आप लोगों को ये चीज बता दे रहा हूं, इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो कौन से भाषा की ऑथर है ये, कन्नड़ा भाषा की ऑथर है। कन्नड़ा मतलब कर्नाटक की भाषा है, ये याद रखना आप लोगों ने, कर्नाटका की भाषा है, ठीक है, कर्नाटका की भाषा है कन्नड़। उसके बाद में इनको इंटरनेशनल बुकर प्राइज से सम्मानित किया गया 2024 का। उनकी स्टोरी कलेक्शन कौन सी है, जिसका नाम है हार्ट लैम्प, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। कौन सी स्टोरी इसके कलेक्शन के लिए दिया गया है, हार्ट लैम्प, ठीक है। क्या नाम है उनका, बानू मुश्ताक, ठीक है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भाई, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है टीचिंग परीक्षा ने भी लिख दिया यहाँ पर, मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मैं आपको इससे ज्यादा जो है, अरे कनाडा नहीं कन्नड़ा है वो, ठीक है, कनाडा चले गए आप, कन्नड़ा है ये, कन्नड़ा, ठीक है। तो आपको बता दूं फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन कंफर्म आएगा एग्जाम के अंदर में, आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। इसकी ये आप चाहे तो ये क्लिप स्टोर करके रख लीजिए, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको कंफर्म देखने के लिए मिलेगा, चाहे पीआरटी में मिले, 6 to 8 में मिले, चाहे 9 10 में मिले, चाहे 11 12 में, जीके जीएस के पोर्शन में आपको देखने के लिए मिलने वाला है क्वेश्चन। बानू मुश्ताक, ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ओके। तो कन्नड़ भाषा के है, कर्नाटक की है, ठीक है। कौन सी वाली स्टोरी कलेक्शन है ये लिख दो, हर एक बच्चा कमेंट के अंदर में लिख देगा। मैं चाहता हूं कि आप हर एक बच्चा जल्दी से कमेंट के अंदर में लिख दे, ताकि आपके मसल मेमोरी के अंदर में, सबकॉन्शियस माइंड के अंदर में ये स्टोर हो जाए, ठीक है। आपके माइंड में ये स्टोर हो जाए कि भाई कौन सा वाली कहानी की जो है कलेक्शन है, कहानी वो कलेक्शन, हार्ट लैम्प नाम है। बानू मुश्ताक लिख दीजिए, कन्नड़ कर्नाटक भाषा, कर्नाटक की जो भाषा है उसकी है ये, हर बच्चा लिख देगा कमेंट के अंदर में,
ठीक है, चाहे आप अभी देख रहे हो चाहे बाद में भी देख रहे हो रिवीजन के लिए, तो भी लिखते जाएंगे आप सभी के सभी कमेंट। ठीक है, तो ये देखिए टीचिंग परीक्षा ने आप लोगों को ये कम्युनिटी सेक्शन में भी डाल दिया था आप लोगों के लिए। ठीक है, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप लोगों को सारे ये इन्फोग्राफिक्स मिलते रहे और आप लोग पढ़ते रहे सेशन। इनको लाइक कर दिया करो और लिख भी दिया करो उनकी चीजों को। ठीक है, जितना ज्यादा आप लोग लाइक करोगे उतना ज्यादा आप लोगों के पास में ये इन्फोग्राफिक्स आते रहेंगे। तो टीचिंग परीक्षा के जो इन्फोग्राफिक्स है, ठीक है, जब आपको डालते कम्युनिटी में क्वेश्चंस डालते तो उनको लाइक करके कमेंट में लिख दिया करो ताकि आपके पास में वो सारी चीजें पहुंचती रहे इंपॉर्टेंट वाली, क्योंकि जो इंपॉर्टेंट होता है वो डाला जाता है आपके लिए। बिहार में पहला रामसर स्थल कौन सा है? ठीक है, रामसर स्थल। तो बिहार के अंदर में अब कितने रामसर स्थल है? ठीक है, मैं आपको ये बताना चाहता हूं फ्रेंड्स कि अब, ठीक है, बिहार के अंदर में टोटल 3 रामसर स्थल हो चुके हैं। आपको बताना है, ठीक है, कि बिहार के अंदर में पहला रामसर स्थल कौन सा था। अब ये रामसर स्थल क्या होते हैं ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। तो टोटल कितने रामसर स्थल है बिहार के अंदर में? कमेंट के अंदर में लिखते जाएंगे, अभी जस्ट बताया मैंने आप लोगों को। ठीक है, देखिए 3 रामसर स्थल है बिहार के अंदर में। रामसर स्थल का मतलब होता है आर्द्र भूमि, जो वेट लैंड्स होते हैं। वेट, वेट का मतलब क्या होता है? गीला, आर्द्र। तो वेट लैंड्स जो होते हैं ना, आर्द्र भूमि, वेटलैंड, ठीक है, उनको संरक्षित करने के लिए जो इंपॉर्टेंट वाले वेटलैंड होते हैं उनको रामसर स्थल या रामसर साइट घोषित कर दिया जाता है ताकि उनके ऊपर में ज्यादा अटेंशन दिया जा सके। तो पहला जो रामसर स्थल था वो था कांवर झील। ठीक है, कांवर लेक। ठीक है, कांवर लेक कौन से जिले के अंदर में कांवर लेक आप बता देंगे मुझे। दूसरे नंबर का है आपका नागी। ठीक है, नागी, ठीक है, झील जो है आप लोगों का नागी, नागी पक्षी अभयारण्य भी वहां पर में। और तीसरा है नकटी। ठीक है, नकटी पक्षी अभयारण्य। तो नागी और नकटी कौन से जिले के अंदर में? ये दोनों एक ही जिले के अंदर में, ये अलग जिले के अंदर में। जल्दी से बता देंगे आप लोग कौन से जिले के अंदर में पड़ते हैं ये। ठीक है, तो कांवर झील कौन से जिले के अंदर में और नागी नकटी जो है फ्रेंड्स एक ही सेम जिले के अंदर में, ये बता देंगे आप लोग। ओके, वेरी गुड फ्रेंड्स, बहुत बढ़िया आप लोगों के आंसर आ रहे हैं। बेगूसराय, बेगूसराय और जमुई। तो बेगूसराय के अंदर में है फ्रेंड्स कांवर झील, बेगूसराय। ठीक है, ये याद रखना आप लोगों ने, ये एक्स्ट्रा पॉइंट है आपका, इंपॉर्टेंट है। कांवर झील कहां पर में, और ये बिहार का पहला रामसर स्थल था। ठीक है, कांवर झील। बाद में नेगी और नकटी को भी जोड़ दिया गया है। ठीक है, और ये कहां पर में है? जमुई के अंदर में है, जमुई के अंदर में। ये भी याद रखना आप लोगों ने, लिख दो आप लोग, कांवर लेक बेगूसराय के अंदर में, नेगी नकटी जो है आपका जमुई के अंदर में है। ठीक है, इस तरीके से 3 टोटल जो है रामसर स्थल है बिहार के अंदर में, टोटल 3 रामसर स्थल। ठीक है, तो 2025 के अंदर में नेगी और नकटी जो है फ्रेंड्स इनको भी जोड़ दिया गया है। ठीक है, नेगी और नकटी को। तो 2025 के अंदर में अब क्या हो चुके हैं? अब 3 रामसर स्थल हो चुके हैं। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्लीज इसको याद रख लीजिएगा आप लोग। ठीक है, एग्जाम के अंदर में पूछा जा सकता है। ठीक है, तो अब टोटल भारत के अंदर में, ठीक है, अब टोटल कितने हो चुके हैं भारत के अंदर में? ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स फरवरी 2025 में जो अभी डेटा अपडेट हुआ था उसके अनुसार भारत के अंदर में टोटल अब 89 रामसर स्थल हो चुके। कितने हो चुके टोटल भारत में? ठीक है, इंडिया में टोटल कितने हो चुके? इंडिया में टोटल, ठीक है, इंडिया में टोटल, ठीक है, 89 हो चुके हैं। बिहार में कितने हैं? बिहार के अंदर में इसमें से 3 है। ठीक है, बिहार में 3 है और इंडिया में टोटल 89 है। ठीक है, इस पर भी क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, सबसे ज्यादा कहां पर में ये क्वेश्चन बन सकता है? तमिलनाडु के अंदर में है फ्रेंड्स, 20। ठीक है, 89 में से 20 तमिलनाडु में है, तमिलनाडु के अंदर में 20। जितना अच्छे से आप लोग पढ़ोगे उतना ज्यादा मुझे मजा आता है आप लोगों को पढ़ाने के लिए। 3000 से ज्यादा बच्चे यहाँ पर में ज्वाइन हो चुके हैं फ्रेंड्स। ठीक है, और देख पा रहा हूं मैं 2670 लाइक्स आप लोगों ने कर दिए। जल्दी जल्दी से 3000 के पार लाइक्स भी करने हैं और आज हम लोग 4000 का आंकड़ा पार कर सकते हैं। क्या हर एक बच्चा 3000 के 3000 बच्चे एक जगह पे शेयर कर सकते हैं? कम से कम एक एक जगह पे, चाहे तो हर एक जगह पे शेयर कर दीजिए। आज 4000 का आंकड़ा पार करना है अपन लोगों ने। ठीक है, हर एक जगह पे शेयर कर दीजिए जल्दी जल्दी से। और ये लिख दीजिए इंडिया में टोटल कितने हैं, लिख दो कमेंट के अंदर में। बिहार में कितने हैं और सबसे ज्यादा कहां पर में है? ठीक है, तमिलनाडु के अंदर में सबसे ज्यादा। ठीक है, ये पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है आपके। अच्छा, एक चीज है फ्रेंड्स की रामसर स्थल या आप लोगों का वेटलैंड डे कब मनाया जाता है? टीचिंग परीक्षा एक्स्ट्रा पॉइंट फॉर एक्स्ट्रा मार्क्स। ठीक है, वर्ल्ड वेटलैंड्स डे। ठीक है, विश्व आर्द्र भूमि दिवस, वर्ल्ड वेटलैंड्स डे, वेटलैंड्स डे या आर्द्र भूमि दिवस जो है कब मनाया जाता है? ठीक है, आर्द्र भूमि, ठीक है, दिवस कब मनाया जाता है? आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है? तो 2 फरवरी को मनाया जाता है, 2 फरवरी को। ये भी याद रखना है आप लोगों ने। वेटलैंड डे या आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है? 2 फरवरी को मनाया जाता है, ये याद रख लीजिएगा आप लोग। ओके, नाउ नेक्स्ट फ्रेंड्स, आप लोगों को एक चीज बताना चाहूंगा मैं। जितने भी टीचिंग परीक्षा के स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, उन सबके लिए भी और बाकी जितने बच्चे उन लोगों के लिए भी, ठीक है, आपको पता है फ्रेंड्स कि बिहार शिक्षक भर्ती के अंदर में बीपीएससी टीआरई की अब तक की जितनी भी आप लोगों के जो है क्वेश्चंस है, ठीक है, या अलग अलग पेपर्स हुए अलग अलग सब्जेक्ट की, ठीक है, उनके प्रैक्टिस क्वेश्चंस को लेकर, ठीक है, ई बुक्स का हमने प्रीमियम ई बुक्स, ठीक है, आप लोगों के लिए दी है। ठीक है, प्रीमियम ई बुक्स, ठीक है,
₹599 का, ठीक है। 65 प्लस जो क्वेश्चन पेपर्स है उनको टेस्ट सीरीज में हमने कन्वर्ट कर दिया है आप लोगों के लिए, ₹599 का आप ले सकते हो उसको, ठीक है। वन लाइनर क्वेश्चन है, बीपीएससी के जितने भी एग्जाम्स के अंदर में क्वेश्चन आए हैं वन लाइनर क्वेश्चन, ठीक है, उसको हमने वन लाइनर आपको दिया है और उसके ऊपर में बेस्ड प्रैक्टिस क्वेश्चन भी दिया है, और एनसीईआरटी डू यू नो, ठीक है, 699 का। तो ये आप लोग इंडिविजुअली भी ले सकते हो। और मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स की टीचिंग परीक्षा का कोई भी कोर्स लेने पर, ठीक है, आप लोगों को ये सारे के सारे कोर्स फ्री मिल जाएंगे। जितने भी टीचिंग परीक्षा के स्टूडेंट्स हैं, जितने भी लोगों ने कोई भी कोर्स लिया है, चाहे ये 599 का हो, 599 का, 599 का, 699 का, ये सारे कोर्सेस आपको, अगर आप कोर्स लेते हो तो कोर्स के अंदर में ऑलरेडी फ्री है। कितने बच्चे ऐसे हैं जिन लोगों ने कोर्स लिया और उनको फ्री ऑफ कॉस्ट ये सारी की सारी चीजें मिल चुकी है उनके कोर्स में, ठीक है। तो आप चाहो तो अलग से भी कर सकते हो इसको, अगर आपने कोर्स में लिया है तो कोर्स वाले बच्चों के लिए फ्री है ये, ठीक है, ठीक है। तो उन लोगों के लिए फ्री है, जितने भी बच्चे जो है यहां पर में जिन लोगों ने लिया हुआ है। जैसे ये इस तरीके से आप देख सकते हो फ्रेंड्स की ई बुक्स आप लोगों को इस तरीके से मिल जाती है पूरी की पूरी, ठीक है, जिसके अंदर में प्रैक्टिस क्वेश्चन आप लोगों को मिल जाते हैं, ठीक है। 65 से ज्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है आपके, जो भी क्वेश्चन पेपर है पहली से पांचवी का, टीआरई 1 का, ठीक है, अलग अलग जो शिफ्ट 1 शिफ्ट 2 में जो पेपर हुआ है, ठीक है, वो सारे के सारे क्वेश्चन पेपर आपको मिल जाते हैं, ठीक है। वन लाइनर के अंदर में इस तरीके से वन लाइनर मिल जाते हैं, ये देखिए आप लोग, ठीक है, अलग अलग एग्जाम में आए हुए, ठीक है। प्रथम बौद्ध महासभा कहाँ आयोजित हुई थी, वेयर वॉज द फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल हेल्ड, एट राजगीर, ये 67वीं बीपीएससी में आया था, ठीक है। चतुर्थ बौद्ध संगति कहाँ हुई थी, इस तरीके से टॉपिक वाइज आपको जो है वो दिए गए हैं, ठीक है। तो जितने भी बच्चे पेड क्लास में उन लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो मिला हुआ है ऑलरेडी। देखिए काफी सारे बच्चे बता रहे हैं कि उन लोगों को ऑलरेडी फ्री ऑफ कॉस्ट मिल चुका है। तो जो बच्चे टीचिंग परीक्षा के साथ में जुड़ सकते हैं, ठीक, जुड़ना चाहते हैं वो लोग जुड़ सकते हैं, ठीक है, ताकि आप लोगों को भी मिल जाए। उत्तर भारत में वहाबी आंदोलन का केंद्र क्या था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वहाबी आंदोलन, इस पर क्वेश्चन आता है फ्रेंड्स, वहाबी आंदोलन का केंद्र क्या था ये बताएंगे आप लोग जल्दी से, ठीक है। उत्तर प्रदेश के अंदर में वहाबी आंदोलन का केंद्र क्या था। 2914 लाइक्स हो चुके हैं, 3000 लाइक्स से हम लोग केवल और केवल, ठीक है, अब यहाँ पर में 76 जो है 86 लाइक्स जो है अब हम लोग यहाँ पर में दूर है, ठीक है, अब केवल 79 लाइक्स। बहुत बढ़िया फ्रेंड्स, आप लोगों के कंटिन्यूअसली आंसर्स आ रहे हैं। तो पटना जो है फ्रेंड्स ये वहाबी आंदोलन का केंद्र था, ये याद रखना है आप लोगों ने, ठीक है। देखिए ये एक इस्लामिक जो है यहाँ पर में पुनरुत्थानवादी एक आंदोलन था आप लोगों का, रिवाइवल करने के लिए, इस्लाम को रिवाइवल करने के लिए, इस्लाम की जो ओरिजिनल टीचिंग है उसको रिवाइवल करने के लिए। तो सैयद अहमद बरेलवी जो थे उन्होंने इसको लीड किया था। तो वहाबी आंदोलन जो था उसको लीड किसने किया था, सैयद अहमद बरेलवी ने, ठीक है, ये आप लोगों को पूछा जा सकता है, ठीक है। सैयद अहमद जो है ये फ्रेंड्स ये एक जो अब्दुल वहाब हुआ करते थे रायबरेली के, ठीक है, उनसे इंस्पायर्ड थे, ठीक है। तो अब्दुल वहाब जो थे, ठीक है, और शाह वलीउल्लाह दिल्ली के, उनसे इंस्पायर्ड थे, उनकी टीचिंग से जो है प्रभावित थे, और उन्होंने इस आंदोलन को बढ़ावा दिया, वहाबी आंदोलन को, ठीक है। इसी वजह से अब्दुल वहाब के नाम पर इसको वहाबी आंदोलन बोला जाता है। बाकी इसके लीडर कौन थे, सैयद अहमद बरेलवी, ठीक है, ये याद रखना आप लोगों ने। पटना में इसका केंद्र था, ठीक है, और बाद में जो है फ्रेंड धीरे धीरे करके इस आंदोलन को दबा भी दिया गया था 1870 के बाद में, ठीक है। नाउ तो वहाबी आंदोलन का केंद्र क्या था, पटना था, ये याद रखना है। सैयद अहमद बरेलवी इसके नेता थे। सिलाओ खाजा, ठीक है, सिलाओ खाजा ब्लैंक का एक पारंपरिक व्यंजन है जिसे दिसंबर 2018 में भौगोलिक संकेतक टैग मिला है, ठीक है। तो सिलाओ खाजा कहाँ का जो है फ्रेंड्स आपको एक पारंपरिक व्यंजन है, ठीक है, जीआई टैग भी मिला हुआ है। सिलाओ खाजा डायरेक्टली भी पूछा जा सकता है आप लोगों से, कहाँ का है, बता दीजिए जल्दी जल्दी से आप लोग। सिलाओ खाजा, बहुत बढ़िया फ्रेंड्स, ठीक है। तो देखिए अगर मैं बात करूं तो सिलाओ खाजा जो है फ्रेंड्स ये बिहार का एक जो है एक जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट एक प्रसिद्ध, ठीक है, आपका व्यंजन है, ठीक है। और ये बेसिकली नालंदा जिले से बिलोंग करता है, ठीक है। तो नालंदा को जो है फ्रेंड्स यहाँ पर में जो है इसका जो खाना है, ठीक है, सिलाओ खाजा जिसको बोला जाता है, ठीक है। तो सिलाओ खाजा कहाँ से रिलेटेड है ये भी क्वेश्चन बन सकता है। तो सिलाओ खाजा कहाँ से रिलेटेड है, बिहार में नालंदा जिले से रिलेटेड है जिसको जीआई टैग मिला हुआ है, ओके, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग। तो सिलाओ खाजा
तो आंसर आप लोगों का हो जाएगा फ्रेंड्स बिहार का व्यंजन है। बिहार में कहां से बिलोंग करता है ये? तो नालंदा जिले से। कितने लोग हैं जो नालंदा जिले से बिलोंग करते हैं? हाथ ऊपर कर देंगे एक बार जल्दी से यहाँ पर मैं आप लोग, ठीक है, जल्दी जल्दी से। नाउ नेक्स्ट पॉइंट की तरफ में हम लोग आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, जल्दी से। केवल हम लोग यहाँ पर में 700 बच्चे दूर है 4000 से, तो कहीं ऐसा ना हो कि थोड़े से रह जाए। हर एक बच्चा अपना अपना योगदान जरूर देता रहेगा। बिहार के किस जिले में सबसे अधिक चीनी का उत्पादन होता है? वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। सबसे अधिक चीनी का उत्पादन बीपीएससी टीआरई पीआरटी के अंदर में आया हुआ क्वेश्चन है आप लोगों का 15 मार्च 2024 को, ठीक है। तो बताइए बिहार के किस जिले में सबसे अधिक चीनी का उत्पादन होता है? तो सबसे ज्यादा चीनी का उत्पादन करने वाला जो राज्य है फ्रेंड्स वो है आप लोगों का, ठीक है, पश्चिमी चंपारण। तो आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। पश्चिमी चंपारण सबसे ज्यादा चीनी का उत्पादन यहां पर में होता है, ठीक है। और सबसे ज्यादा गन्ने का उत्पादन कहां पर में होता है? तो ये भी पश्चिमी चंपारण आप लोगों का हो जाएगा। तो पश्चिमी चंपारण सबसे ज्यादा चीनी का उत्पादन करता है बिहार के अंदर में, ठीक है। और गन्ने के उत्पादन में सबसे अग्रणी कौन सा है? ये भी अगर क्वेश्चन आप लोगों से पूछ लिया जाए, ठीक है, तो भी आप लोगों को याद रखना है पश्चिमी चंपारण ही होगा। तो चीनी और गन्ना सबसे ज्यादा अधिक गन्ना मिल कहां पर में, ठीक है, या चीनी मिल कहां पर में है? तो वो भी पश्चिमी चंपारण हो जाएगा। गन्ने का उत्पादन सबसे ज्यादा पश्चिमी चंपारण में, सबसे ज्यादा जो है चीनी का उत्पादन पश्चिमी चंपारण में, सबसे ज्यादा चीनी मिल कहां पर में है? पश्चिमी चंपारण में, ठीक है। ये याद रख लेना आप लोगों ने। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर में हमारे, ठीक है। मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स कि कृषि उत्पादन और उत्पादकता ये पूरा मैप आपको टीचिंग परीक्षा के पेड कोर्स में प्रोवाइड करवा दिया गया है, ठीक है। तो सर्वाधिक गन्ने का उत्पादन और जो है फ्रेंड्स आप लोगों का सबसे ज्यादा चीनी का उत्पादन ये पश्चिमी चंपारण ही होता है। अब चावल की उत्पादकता ये आप लोगों ने याद रखना है, प्रोडक्टिविटी, ठीक है, ये उत्पादकता है, उत्पादकता पश्चिमी चंपारण के अंदर में, मतलब कि कम एरिया में ज्यादा चावल उगा लिया जाता है। लेकिन सबसे ज्यादा चावल उगाया कहा जा रहा है पूरा मतलब ओवरऑल क्वांटिटी के मामले में, तो वो है रोहतास, सर्वाधिक उत्पादन चावल का, ठीक है। इसके ऊपर में एक नॉलेज कैप्सूल आपका आने वाला है, तो उसके लिए तैयार रहिएगा आप सभी के सभी लोग, ठीक है। पूरा का पूरा जिसके अंदर में हम लोग ये देखेंगे कि कौन सी जगह पे क्या क्या चीजें होती है आप लोगों की, ठीक है। नाउ हाउ मेनी रामसर साइट्स हैव बीन डिक्लेयर्ड इन इंडिया सो फार? भारत में अब तक कितने रामसर स्थल घोषित किए जा चुके हैं? अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया फ्रेंड्स कि फरवरी 2025 का जो डेटा है लेटेस्ट वाला अभी तक हमारे पास में, उसके अनुसार भारत के अंदर में कितने हैं, ठीक है, इंडिया में कितने हैं, ये आप लोग कमेंट करके बताएंगे मुझे जल्दी से। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था आप लोगों को, उसके बाद में आप मुझे बताओगे कि बिहार में कितने हैं, ठीक है, बिहार में। और ठीक है, मैक्सिमम कहां पर में, मैक्सिमम वाला स्टेट कौन सा है जहां पर में सबसे ज्यादा रामसर साइट है, वो भी आप मुझे कमेंट करके बताइए जल्दी से। ये तीनों क्वेश्चन जिसने लगा डाला उसकी लाइफ झिंगा लाला, ठीक है, जल्दी बताइए। बहुत बढ़िया फ्रेंड्स, आप लोगों के आंसर्स आ रहे हैं, कंटिन्यूअसली आप लोग आंसर्स कर रहे हो। और मैं आपको बता दूं कि हर एक बच्चे ने टीचिंग परीक्षा का एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना है, क्योंकि इस तरीके के जितने भी इंफोग्राफिक्स है अब हम लोग यहाँ पर में एक फीड सेक्शन लेकर आ रहे हैं आप लोगों के लिए, बहुत जल्द आ जाएगा। जुड़े रहिए टीचिंग परीक्षा के साथ में, जिसके अंदर में हम लोग ऐप के ऊपर में भी आप लोगों को, जैसे इंस्टाग्राम है आपका, जैसे फेसबुक है, वहां कैसे आपको चीजें मिलती है, लेकिन वहां आपका समय जाता है। अब टीचिंग परीक्षा एप्लीकेशन के ऊपर में थोड़े दिनों के अंदर में ही एक फीड सेक्शन आएगा, जिसके अंदर में हम वहां पर मैं आप लोगों के लिए क्विज, इंफोग्राफिक्स, ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट वाले फैक्ट, क्वेश्चंस, पीवाईक्यूज, ये सब डालते रहेंगे वहां पर में फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आप लोग टीचिंग परीक्षा का एप्लीकेशन सभी बच्चे डाउनलोड कर लेंगे, जितने भी लोग देख रहे हैं हर बच्चे के मोबाइल में टीचिंग परीक्षा का एप्लीकेशन होना चाहिए। प्ले स्टोर पे जाइए, वहां से प्ले स्टोर से टीचिंग परीक्षा का एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए आप लोग। बहुत जल्द वो फीचर लाइव होने वाला है, ठीक है। और आप लोगों के लिए बहुत काम का रहेगा। कितने लोग जो है इस फीचर का इंतजार कर रहे हैं, या आपको लगता है काम का होगा ये फीचर आपका? जल्दी से बता दीजिए आप लोग, ठीक है। तो इंडिया में टोटल 89 है फ्रेंड्स, बिहार के अंदर में 3 है, और सबसे ज्यादा जो है तमिलनाडु के अंदर में है 20, ठीक है। तो ये आप लोगों ने आंसर कर दिया, ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं हम लोग फ्रेंड्स। यहाँ पर में नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर मखाना इज सिचुएटेड इन, मखाना के लिए राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र कहां पर में स्थित है? ठीक है, यूपी पीसीएस के अंदर में आया हुआ क्वेश्चन आप लोगों का, ठीक है। तो एक सिंपल सा क्वेश्चन आप लोगों का, नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर मखाना कहां पर में लोकेटेड है? बहुत बढ़िया फ्रेंड्स, आप लोगों के यहाँ पर में कंटिन्यूअसली आंसर्स आ रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। तो आपको बता दूं फ्रेंड्स कि मखाना का जो रिसर्च सेंटर है ये आप लोगों को दरभंगा बिहार के अंदर में मिलेगा, ठीक है। और ये बेसिकली क्या करता है, मखाना जो है बहुत ही पौष्टिक एक आहार है, ठीक है, मखाना।
ठीक है, उसके ऊपर में रिसर्च, उसकी नई नई जो किस्में हैं, कैसे उसकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाया जा सकता है, उत्पादन को बढ़ाया जा सकता है, ठीक है, उसको लेकर जो है बेसिकली ये काम करता है ये रिसर्च सेंटर। ठीक है, तो नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर मखाना दरभंगा बिहार के अंदर में लोकेटेड है। ठीक है, ये क्वेश्चन आ चुका है, देखिए यूपी के एग्जाम में आ चुका है, तो भाई इधर में बिहार में भी पूछा जा सकता है, तो उसके लिए तैयार रहिए आप लोग। ठीक है, इवन कई सारी मशीनें जो है मखाने को साफ करने के लिए, उसको उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए, ठीक है, तो उसके लिए भी यहाँ पर में ये रिसर्च करता है ये सेंटर। ठीक है, कई सारी मशीनें इन लोगों ने विकसित की है मखाने को साफ करने के लिए। ठीक है, तो मखाना जो है फ्रेंड्स ये कुछ इस प्रकार से दिखता है। ठीक है, और दरभंगा के अंदर में इसका सेंटर है, ये याद रखना है आप लोगों ने। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं हम लोग फ्रेंड्स। यहाँ पर में पटना में वहाबी आंदोलन का एक प्रमुख नेता कौन था? ठीक है, बीपीएससी सांख्यिकी अधिकारियों के अधिकारी के अंदर में पूछा गया क्वेश्चन। ठीक है, बताइए यहाँ पर में। ठीक है, तो आपको अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया, ठीक है, कि आपके एग्जाम के अंदर में जो है इस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। थोड़ी देर पहले ही वहाबी आंदोलन के बारे में हम लोगों ने देखा। केवल हम लोग 500 बच्चे अब दूर है फ्रेंड्स 4000 से। क्या आप सभी के सभी लोग एक बार दबा के शेयर कर देंगे ताकि 4000 का आंकड़ा आज पार हो जाए? ठीक है, हर एक बच्चा जल्दी से शेयर कर देगा। ठीक है, तो बताइए जल्दी से। तो आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड? सैयद अहमद। ये सर सैयद अहमद नहीं है, ठीक है, ये सैयद अहमद बरेलवी है। सर सैयद अहमद किसी ने अभी लिखा था यहाँ पर में, ठीक है, तो वो गलत है। सर सैयद अहमद अलग है, ठीक है, और यहाँ पर में सैयद अहमद बरेलवी ये अलग पर्सन है। ओके, तो सैयद सैयद अहमद बरेलवी जो है, इन्होंने इसको लीड किया था, ये याद रखना है आप लोगों ने। ठीक है, सैयद अहमद, ठीक है, बरेलवी इसको लीड कर रहे थे, ठीक है, पटना के अंदर में। तो वहाबी आंदोलन का सेंट्रल इंडिया के अंदर में जो है मुख्य जो है नेता कौन था? तो सैयद अहमद बरेलवी थे, पटना के अंदर में उसका केंद्र था। ठीक है, ये याद रखना है आप लोगों ने, इंपॉर्टेंट पॉइंट एग्जाम के अंदर में पूछा जा सकता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। राज्यसभा में राज्यों का आवंटन, ठीक है, स्थानों के घटते क्रम में सही क्रम में लगाना है आप लोगों ने। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको इंपॉर्टेंट मार्क करिए आप लोग। ठीक है, और इसी से मिलता जुलता एक क्वेश्चन लोकसभा वाला जो है बीपीएससी के अंदर में भी पूछा गया था टीआरई में। मैं टीम से रिक्वेस्ट करूंगा कि जल्दी से वो क्वेश्चन को भी लगा दीजिए जल्दी से प्लीज। ठीक है, जहां पर मैं टीआरई के अंदर में पूछा गया था क्वेश्चन कि भाई घटते क्रम में या बढ़ते क्रम में लगाइए, या 40 से ज्यादा लोकसभा की सीटें कहां पर में है वो बताना था आपको। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, अगर राज्यसभा की सीटों का हम लोग यहाँ पर में एक पूरा का पूरा देखें, सबसे पहली बात, ठीक है, आपको पता है भारत की संसद में दो सदन है, राज्यसभा और लोकसभा। लोकसभा में तो डायरेक्ट इलेक्शन होता है। आप कौन से कंस्टिट्यूएंसी से बिलोंग करते हो? आपके यहां से लोकसभा में कौन चुनकर गया है? जल्दी से कमेंट करके बता सकते हो कौन से कंस्टिट्यूएंसी से बिलोंग करते हो आप। ठीक है, कहीं ना कहीं से तो बिलोंग करते हो, कोई ना कोई तो आपके यहां से चुनकर गया होगा लोकसभा में। ठीक है, लेकिन राज्यसभा में जो चुनकर जाते हैं लोग, उनका चुनाव राज्य की जो विधानसभा होती है उनके द्वारा किया जाता है, डायरेक्टली जनता के द्वारा नहीं होता। हर राज्य के लिए कितने लोगों को चुनकर भेजा जाएगा, ठीक है, राज्य के विधानसभा के द्वारा, ठीक है, उसकी एक अलग जो है यहाँ पर में पूरी की पूरी सूची बना के दी गई है। ठीक है, तो वो सूची आपको भारत के संविधान के शेड्यूल नंबर, ठीक है, 4 के अंदर में मिलेंगी, चौथे शेड्यूल के अंदर में। ये आप लोगों ने याद रखना है, फोर्थ शेड्यूल के अंदर में ये जानकारी आप लोगों को दी गई है। ठीक है, कौन सा शेड्यूल में? फोर्थ शेड्यूल के अंदर में। तो आपको ये बताना है कि सबसे ज्यादा सीटें कहां पर में है और सबसे कम कहां पर में। बहुत बढ़िया फ्रेंड्स। ठीक है, राज्यसभा की सीटें आप लोग यहाँ पर में लगा रहे हो, तो आप लोगों को बता दूं फ्रेंड्स कि सबसे ज्यादा अगर राज्यसभा की सीटें हैं तो वो है उत्तर प्रदेश के पास में 31 सीटें। ठीक है, राज्यसभा की। ठीक है, सबसे ज्यादा राज्यसभा की सीटें किसके पास में? उत्तर प्रदेश के पास में 31। उसके बाद में अगर आप लोग बात करोगे फ्रेंड्स तो महाराष्ट्र का नंबर आता है। ठीक है, ये हो गया यूपी। ठीक है, फिर आता है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के पास में 19 है। ठीक है, 19 सीटें हैं। उसके बाद में तमिलनाडु का नंबर आता है, तमिलनाडु का नंबर आता है। ठीक है, कितनी है? 18 है। ठीक है, तमिलनाडु के पास में। तो तमिल, ये हो गए 3 आप लोगों के टॉप 3। चौथे नंबर पे और 5वें नंबर पे आता है पश्चिम बंगाल और बिहार। ठीक है, वेस्ट बंगाल, ठीक है, और बिहार, इनके पास में कितनी कितनी है? 16 है। पश्चिम बंगाल के पास में भी 16 है, ठीक है, और बिहार के पास में भी। तो मतलब चौथे नंबर के लिए टाई है, चौथे नंबर पे। अब आप लोग लगा दीजिए यहाँ पर मैं आंसर क्या होगा जल्दी से। और मैं आपको बता देता हूँ फ्रेंड्स, अभी थोड़ी देर में दिखा भी दूंगा कि किस तरीके से बिहार के टीआरई के अंदर में भी आया था क्वेश्चन।
3400 से ज्यादा लाइक्स आपने कर दिए। जल्दी जल्दी से सेशन को लाइक एंड शेयर करते रहेंगे आप सभी। देखिए, अगर हम लोग बात करेंगे फ्रेंड्स राज्यसभा में राज्यों का आवंटन जो है, तो सबसे ज्यादा आपको घटते क्रम में लगाना है, तो सबसे ज्यादा यूपी में है, फिर जो है महाराष्ट्र में है, फिर तमिलनाडु में है, फिर पश्चिम बंगाल और बिहार में। तो आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कितने लोगों का सही आंसर हुआ है, हाथ ऊपर कर दीजिए। एटलीस्ट देखने के बाद में भी उन्होंने कम से कम सही लगा दिया हो तो भी आप हाथ ऊपर कर सकते हो, ठीक है। तो कम से कम आपने आंसर लगा दिया है, ये बहुत अच्छी बात है। तो सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो ये पूरी की पूरी लिस्ट है, आप लोगों को ऑलरेडी इमेज वाले सेक्शन के अंदर में प्रोवाइड कर दी गई है टीचिंग परीक्षा के, ठीक है। तो ये पूरी की पूरी लिस्ट आप लोग देख सकते हो। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा राज्यसभा की सीटें हैं। राज्यसभा की कौन से राज्य में कितनी सीटें होंगी राज्यसभा की, ये भारत के संविधान के, ठीक है, अनुसूची, ठीक है, अनुसूची कौन से नंबर में दी गई है, अनुसूची नंबर 4 में, ठीक है, चौथी अनुसूची के अंदर में दी हुई है, फोर्थ अनुसूची, जिसको शेड्यूल नंबर 4 बोला जाता है, शेड्यूल, ठीक है, फोर्थ शेड्यूल के अंदर में दी गई है, ठीक है, कि कौन से राज्य में कितनी होंगी। ये पूरी की पूरी लिस्ट संविधान के चौथी अनुसूची में दी गई है, ठीक है। नाउ आगे बढ़ते हम लोग फ्रेंड्स। यहाँ पर में देखिए, महिलाओं के लिए 50% आरक्षण पंचायती राज व्यवस्थाओं के कुछ राज्यों में वैधानिक रूप से मान्यता प्राप्त है, ठीक है। वो कौन कौन से राज्य है, ठीक है। एक तो चलो भाई सिंपल सी बात है, सबसे पहला ही राज्य था जहां पर में दिया गया था ये, वो था बिहार, कि भाई 50% आरक्षण दे दिया गया था महिलाओं को पंचायती राज के अंदर में, ठीक है। सबसे पहला राज्य जहां पर में पंचायती राज में महिलाओं को आरक्षण दे दिया गया, ठीक है, बिहार था। अब ये बीपीएससी के अंदर में आया हुआ क्वेश्चन है, ओके। तो अभी फिलहाल के अंदर में फ्रेंड्स टोटल हमारे जितने भी राज्य है और यूनियन टेरिटरीज है, उन सबको मिलाकर देख लिया जाए, ठीक है, तो 20 ऐसे राज्य है जिन्होंने महिलाओं को 50% आरक्षण दे दिया है, ठीक है, ओके। तो इस क्वेश्चन के अनुसार अगर हम लोग देखेंगे, ठीक है, इस क्वेश्चन में से अगर हम लोग देखें तो बिहार के अंदर में जो है वो आपका दे दिया गया है, ठीक है। उत्तराखंड के अंदर में भी दिया गया है, मध्य प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश, इन चारों में दिया गया है, ठीक है। सबसे पहला ही बिहार था, ठीक है। तो बिहार का आंसर तो आपका होना ही चाहिए उसके अंदर में 1। तो यहाँ पर में 1 नहीं था, यहाँ 1 नहीं था, यहाँ भी 1 नहीं था, ठीक है। तो ए, बी और सी तो आंसर आप लोग एलिमिनेट कर ही सकते थे। कितने लोगों ने एटलीस्ट ये ऑप्शन को एलिमिनेट कर दिया था? कितने लोग हैं जिन्होंने एटलीस्ट पहला ऑप्शन एलिमिनेट कर दिया था? ठीक है, देखते हैं यहाँ पर में कितने लोगों ने लगाया है भाई, ए, बी और सी। ए लगाया है, ठीक है, ए लगाया है 30% लोगों ने, ठीक है। सी लगाया है 90% लोगों ने, 9% लोगों ने, और बी लगाया 3% लोगों ने। मतलब ऑप्शन एलिमिनेट करके भी नहीं करवाया, केवल 56% लोग थे जिन्होंने डी आंसर लगाया है, ठीक है। अब सही हो गया आप लोगों का, चलिए गुड। तो फ्रेंड्स 20 राज्य ऐसे हैं जिन्होंने दे दिया है, ठीक है। तो एटलीस्ट इनको याद रख लेना, बीपीएससी में आया था तो ये सेम क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ऑप्शन एलिमिनेशन की मदद से आप लोग इस क्वेश्चन को कल सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। चलिए, तो डी इज द करेक्ट आंसर। तो यहां पर में अभी जो ऑप्शंस दिए गए थे आप लोगों के, बिहार में भी है, उत्तराखंड में भी है, हिमाचल प्रदेश में भी है, मध्य प्रदेश के अंदर में भी है, ठीक है। 50% से ज्यादा 50% का आरक्षण महिलाओं के लिए, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं फ्रेंड। देखिए, मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि सबसे ज्यादा राज्यसभा के अंदर में सीटें कहां पर में, ठीक है। अब देखिए, आप लोगों का टीआरई के अंदर में आया हुआ क्वेश्चन, ओरिजिनल क्वेश्चन टीआरई का, ठीक है। अधिकतम निर्वाचन क्षेत्रों वाले राज्यों को उनके बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कर सही विकल्प का चयन कीजिए, ठीक है। अब यहां पर मैं ये नहीं बताया आप लोगों को कि निर्वाचन क्षेत्रों वाले राज्यों का जो है कौन सा वाला बोल रहा है, वो राज्यसभा बोल रहा है या लोकसभा बोल रहा है, बट आपका इंग्लिश वाले इसमें लोकसभा का क्लियरली बोल दिया गया है। हमेशा याद रखना है आप लोगों ने, एग्जाम के अंदर में लिखा हुआ, एग्जाम के पेपर में लिखा हुआ होता है आपका कि कभी भी अगर हिंदी और इंग्लिश के अंदर में डिस्क्रिपेंसी रहेंगी तो इंग्लिश विल प्रिवेल। इंग्लिश में जो लिखा हुआ है उसको मान्यता दी जाएगी अगर कोई डिस्क्रिपेंसी आती है तो, ठीक है। तो वहां लोकसभा लिख दिया गया, मतलब लोकसभा ही मानना है। ये आपको एग्जाम में हमेशा ध्यान रखना है, कभी भी हिंदी और इंग्लिश में डिस्क्रिपेंसी आएंगी, इंग्लिश को मान्यता दी जाएगी, ठीक है। तो लोकसभा की अब बात कर लेते हैं हम लोग। तो लोकसभा के अंदर में, ठीक है, उसमें भी सबसे आगे जो है वो यूपी है। यूपी के अंदर में अकेले में 80 सीटें है लोकसभा में। और राज्यसभा में कितनी सीटें है यूपी के अंदर में, जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए आप लोग। महाराष्ट्र के अंदर में जो है फ्रेंड्स 48 है, सेकंड नंबर पे महाराष्ट्र आता है, ठीक है। 48 सीटें है महाराष्ट्र में। तो उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र, तो उत्तर प्रदेश के बाद में बिहार नहीं आ सकता, ठीक है। उत्तर प्रदेश के बाद में पश्चिम बंगाल नहीं आ सकता, ठीक है। तो जब बी और सी नहीं हो सकते तो मोर देन वन ऑफ दी अबव भी नहीं हो सकता आंसर। या तो ए होगा या तो ई होगा, सिंपल, खत्म, ठीक है। इतना सिंपल है, या तो ए होगा या तो ई होगा, और एक्चुअल एग्जाम का क्वेश्चन नहीं है आपका, ठीक है। उसके बाद में जो है फ्रेंड्स पश्चिम बंगाल की बारी आती है आप लोगों की, ये याद रखना है आप लोगों ने, ठीक है, सीटों के मामले में। और फिर आप लोगों का बिहार आता है, ठीक है। तो एक एक करके मैं आप लोगों को बता देता हूँ पूरी की पूरी जितनी भी सीटें हैं, ठीक है। एक एक करके देखिए यहाँ पर मैं, अगर आप लोग कहोगे तो पूरा का पूरा भी मैं आपको इस पर और क्वेश्चन बना के बता दूंगा, मेरे को कमेंट करके बताइएगा आप लोग।
तो यूपी की अगर मैं बात करूं फ्रेंड्स तो 80 सीटें हैं, ठीक है, यूपी के अंदर में, ठीक है। महाराष्ट्र के अंदर में अगर हम लोग बात करेंगे फ्रेंड्स तो 48 सीट्स है, ठीक है, महाराष्ट्र के अंदर में, ये याद रखना है आप लोगों ने, ठीक है। महाराष्ट्र के अंदर में, पश्चिम बंगाल के अंदर में 42 सीटें हैं, वेस्ट बंगाल के अंदर में लोकसभा की, ये लोकसभा की बात कर रहे हैं हम लोग, लोकसभा राज्यसभा दोनों याद होना चाहिए, 42 सीट्स। और अगर हम लोग उत्तर प्रदेश की बात कर बिहार की बात करेंगे फ्रेंड्स तो बिहार में 40 सीट्स है, बिहार के अंदर में, ठीक है, बिहार में है 40। और फिर आता है तमिलनाडु, ठीक है, आपका जहां पर में 39 सीट्स है, ठीक है। तो यहां पर में अब आप लोग जो है क्रम में लगा सकते हो, ठीक है। उत्तर प्रदेश जल्दी से लिख दीजिए, उत्तर प्रदेश में कितनी, मेरे साथ साथ में लिखोगे आप सभी, हर कोई बच्चा अगर यहां पर में जो है एक्टिविटी करने के लिए तैयार है तो मैं आपको करवाने के लिए भी तैयार हूं एक्टिविटी, हर एक बच्चा एक्टिविटी करेगा, ठीक है। बताइए उत्तर प्रदेश में कितनी है, 80, महाराष्ट्र के अंदर में कितनी है, 48, ठीक है, महाराष्ट्र में 48, पश्चिम बंगाल के अंदर में 42, और बिहार के अंदर में कितनी है ये आप लोग कमेंट करके बताओगे मुझे जल्दी से, ठीक है। चलिए, तो ये आंसर आप लोगों ने लगा दिया है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं। कांवर झील बिहार के किस जिले में लोकेटेड है? और आप लोग देखिए टीआरई का क्वेश्चन, और ये भी आपका जो है ऐसा नहीं कि सिर्फ जीएस में पूछा है, ये आपका डायरेक्ट उसमें पूछ लिया है, ज्योग्राफी वाले सेक्शन के अंदर में, ठीक है। और ये जीएस में भी पूछा जा सकता है आप लोगों का। तो जो आपको पढ़ा रहा हूं यहां पर मैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कंसेप्ट, इसको अच्छे से देखिए। टीचिंग परीक्षा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और टीचिंग परीक्षा का एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेंगे। और जो बच्चे सिलेक्शन लेना चाहते हैं, जो बच्चे आगे रहना चाहते हैं, ठीक है, उन लोगों को बता दूं फ्रेंड्स कि नीचे में नंबर चल रहा है, उस नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हो। इतनी सारी जो चीजें आप लोगों को मिल रही है, ठीक है, जो भी सारी चीजें आप लोगों को मिल रही है, जो आपको 599 ये सारे कोर्सेज आपको कोर्स में फ्री में मिल रहा है सारा का सारा आपको, ठीक है, पेड कोर्स के अंदर में। तो आप लोग अलग से भी ले सकते हो, बाकी कोर्स के अंदर में आपको उसके साथ में ही मिल जाएगा, ठीक है। बताइए जल्दी से कांवर लेक कहां पर में लोकेटेड है? तो आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स आप लोगों का? आंसर हो जाएगा नन ऑफ दी अबव, ठीक है। क्यों? क्योंकि कांवर लेक कहां पर में लोकेटेड है ये आप लोग बताएंगे जल्दी से। बेगूसराय के अंदर में लोकेटेड है। तो यहां पर मैं आंसर नन ऑफ दी अबव, जो बच्चे ने टीचिंग परीक्षा का सेशन देखेगा वो अच्छे से पास कर जाएगा। तो आंसर होगा बेगूसराय, ठीक है, बेगूसराय। और बेगूसराय यहां पर मैं दिया नहीं है कांवर झील के लिए, इसी वजह से आंसर इसको हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, ठीक है, बेगूसराय के अंदर में है ये आपका, ओके। कांवर झील एशिया की सबसे बड़ी ऑक्सबो लेक, ठीक है, ऑक्सबो लेक का मतलब होता है इस तरीके से चाप झील, ठीक है, ये नदी के इस तरीके से जो है ना ऐसे मेंढर बनाने की वजह से ये चाप झील बनती है आपकी, ठीक है। तो सबसे बड़ी मीठे पानी की जो है यहाँ पर में चाप झील है ये, या ऑक्सबो लेक है एशिया की, ठीक है, बेगूसराय के अंदर में लोकेटेड है। तो कांवर लेक रामसर साइट भी है, बिहार की पहली रामसर साइट, ये भी याद रखना है आप लोगों ने। और कहां पर में लोकेटेड है? ठीक है, बेगूसराय के अंदर में, ओके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं हम लोग फ्रेंड्स। यहां पर में देखिए ये क्वेश्चन है आप लोगों का, आपको बताना है अरेंज द डिसेंडिंग ऑर्डर फ्रॉम द स्टेट्स इन टर्म्स ऑफ देयर पॉपुलेशन एज पर द प्रोविजनल डेटा, ठीक है। अब देखिए 2011 की जो सेंसस है, ठीक है, उसमें आपको एक चीज पता होनी चाहिए कि आंध्र प्रदेश उस समय में एक ही था, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश अलग अलग नहीं थे। तो 2011 में हमें उनको एक ही पकड़ना है। और इवन जब ये क्वेश्चन आया था उस समय में भी तेलंगाना और आंध्र प्रदेश अलग अलग नहीं थे, एक ही थे, ठीक है, क्योंकि तेलंगाना, अच्छा चलो एक क्वेश्चन बन गया यहाँ पर में, ठीक है, तेलंगाना, ठीक है, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश का विभाजन, आंध्र प्रदेश से तेलंगाना कौन से साल में अलग हुआ था? चलो एक क्वेश्चन तो ये भी बन गया आपका, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश कब अलग हुए थे, कौन से साल में? बताइए, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश कौन से साल में अलग हुए थे? देखिए फ्रेंड्स, अगर आप लोग यहां पर में देखोगे कि सबसे ज्यादा पॉपुलेशन जो है, ठीक है, आप लोगों को क्या बोला है, अवरोही क्रम के अंदर में, डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर में आपको लगाने बोला है, मतलब सबसे ज्यादा पहले लगाना है आपने। आपको पता है उत्तर प्रदेश को कोई बीट नहीं कर सकता भाई, बहुत आगे है उत्तर प्रदेश। तो सबसे पहले 4 आना चाहिए आप लोगों का, ठीक है, 4 आना चाहिए। उसके बाद में बारी आती है, ठीक है, महाराष्ट्र की, महाराष्ट्र की, ठीक है। तो महाराष्ट्र जो है फ्रेंड सेकंड नंबर पे है पॉपुलेशन के मामले में, तो 3 आएगा। 4 और 3 कहां पर में दिया है, यहां पर में दिया है, इसके अलावा कोई आंसर हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो खत्म हो गया ये, तो शुरू होते से ही खत्म हो गया ये क्वेश्चन आपका, ठीक है। तो सबसे ज्यादा पॉपुलेशन जो है ये याद रखना आप लोगों ने उत्तर प्रदेश के अंदर में, फिर महाराष्ट्र की बारी आती है, फिर आती है बारी बिहार की, ठीक है, और उसके बाद में फिर आंध्र प्रदेश आता है, ठीक है, घटते क्रम के अंदर में ये बताया है आपका, ओके। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम के अंदर में पूछा जा सकता है आप लोगों का। अब फ्रेंड्स देखिए एक क्वेश्चन है, ठीक है, जो कि पहले भी आ चुका है, फिर बाद में टीआरई के अंदर में वो क्वेश्चन आया आप लोगों का, ठीक है, टीआरई के अंदर में भी आया था वो क्वेश्चन, अभी जो मैं आपको बता रहा हूँ। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य लोकसभा में 40 या 40 से अधिक सीटें नहीं देता है? ठीक है, 40 या 40 से अधिक सीटें नहीं देता है, ये क्वेश्चन आया है आप लोगों का फ्रेंड्स। आपको बता दूं कहां पर मैं आया है, ठीक है, जस्ट अ सेकेंड,
ठीक है, ठीक है। उड़ीसा की जो, ठीक है, आप लोगों की एसएससी की एग्जाम हुई थी, उड़ीसा एसएससी की जो एग्जाम थी, उसके एग्जाम के अंदर में क्वेश्चन आया था 2024 के अंदर में 9 जून को। ठीक है, तो कौन सा राज्य जो लोकसभा में 40 या 40 से अधिक सीटें नहीं देता है, ये क्वेश्चन जो है फ्रेंड्स, इसी पर आधारित एक क्वेश्चन आप लोगों का टीआरई में भी पूछ लिया गया था। ठीक है, तो महाराष्ट्र के अंदर में लोकसभा में 48 सीट्स है। ठीक है, बिहार के अंदर में 40 है, पश्चिम बंगाल के अंदर में 42 है, 42, तमिलनाडु के अंदर में 39 है। तो 40 या 40 से अधिक सीटें नहीं देने वाला तमिलनाडु है। खत्म, सिंपल। कितने लोगों का सही आंसर हुआ है, हाथ ऊपर करके बता देंगे एक बार जल्दी से। सही आंसर लगाया आप लोगों ने, एक बार हाथ ऊपर करके बता दो। ठीक है, अगर आंसर सही लगाया तो हाथ ऊपर करके बता देंगे आप लोग, और जल्दी से जो है सेशन को लाइक कर देंगे फ्रेंड्स। अगर आप लोगों को जो है ऐसी और सेशन चाहिए, टीचिंग परीक्षा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसे ही सारे जो है लेक्चर्स आप लोगों को मिलते रहे। और मैं आपको बता दूं, जिस दिन 4000 से अधिक हम लोग बच्चे जिस दिन भी कर लेंगे, ठीक है, लाइव में, ठीक है, उस दिन मैं आप लोगों के लिए, ठीक है, उसके अगले ही दिन, ठीक है, 3 घंटे का एक महा मैराथन आप लोगों के लिए आयोजित करूंगा। ठीक है, ताकि आप सभी लोग उसका भी लाभ ले सके। ठीक है, उसमें भी आप लोग आगे बढ़ सके। ओके, नाउ फ्रेंड्स, अब देखिए यहाँ पर मैं DSSB TGT का एक क्वेश्चन बता देता हूं आप लोगों को। इसका आंसर आप लोगों ने करना है कमेंट के अंदर में। ठीक है, बताइए इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग करेंगे जल्दी से। और जो भी बच्चे हैं जो टीचिंग परीक्षा के साथ में जुड़ना चाहते हैं, ठीक है, उनके लिए नीचे में जो है नंबर चल रहा है फ्रेंड्स, उसको आप लोग जो है उसके ऊपर में कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हो। और आप लोगों को बताना चाहूंगा कि जितनी भी ये सारी चीजें आप लोगों की यहाँ पर में, ये क्वेश्चन का आंसर तो आप लोग करोगे। ठीक है, इनमें से सबसे ज्यादा लोकसभा की सीटें कहाँ पर में, इनमें से, ठीक है, वो आंसर आप लोग करोगे। और आपको बता दूं कि ये सारे के सारे, चाहे 599 का कोर्स हो, चाहे वो ये सारे के सारे, ये आपको फ्री मिल सकते हैं पेड कोर्स में, अलग से लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर आप अलग से भी लेना चाहते हो तो भी आप लोगों के लिए ऑप्शंस रख दिए गए हैं, पहले नहीं था ये ऑप्शन। ठीक है, अब आपके लिए ऑप्शंस वो भी खोल दिए गए हैं। ओके, नाउ फ्रेंड्स, एक चीज आप लोगों को पूछना चाहूंगा मैं, आप लोगों को बताना है, ठीक है, गया का नया नाम क्या कर दिया गया है, गया जिले का नया नाम क्या कर दिया गया है, ये आप लोग मेरे को कमेंट करके बताइए। ठीक है, बिहार के अंदर में, ठीक है, बिहार में, ठीक है, लोकसभा की कितनी सीटें हैं, राज्यसभा की कितनी सीटें हैं, ये आप लोग मेरे को कमेंट करके बताओगे। ठीक है, जल्दी से दोनों का आंसर कमेंट करके बताइए आप सभी के सभी लोग। ठीक है, उसके बाद में हम लोगों ने देखा था कि कांवर झील कहां पर में है, तो कांवर झील कहां पर में ये बताएंगे आप लोग, कांवर लेक कहां पर में ये बताइए आप लोग। ठीक है, इसके अलावा आप बताएंगे रामसर साइट के बारे में, रामसर जो साइट्स है या रामसर स्थल है, ठीक है, रामसर साइट्स। ओके, ये आप लोगों ने बताना है कि इंडिया में टोटल कितने रामसर साइट्स है अभी, ठीक है, बिहार में कितने हैं, ठीक है, और मैक्सिमम कहां पर में है और कितने हैं। ठीक है, ये आंसर्स आप लोग करके बताएंगे जल्दी जल्दी से। ठीक है, इसके अलावा जो है फ्रेंड्स, एक चीज मुझे ये बताइए आप लोग कि राज्यसभा में मैक्सिमम सीटें कहां पर में, राज्यसभा में, राज्यसभा में, ठीक है, मैक्सिमम सीट्स, ठीक है, कौन से राज्य के पास में राज्यसभा की मैक्सिमम सीट्स, ये आप लोग कमेंट कर दीजिएगा जल्दी जल्दी से। ठीक है, और जो बच्चे टीचिंग परीक्षा के साथ में जुड़ना चाहते हैं, मैं आपको बता दूं कि नीचे में नंबर चल रहा है आप लोगों का, ठीक है, 7611101101 9697888844, उस नंबर के ऊपर में कॉल या व्हाट्सएप करके आप लोग जुड़ सकते हो। और साथ ही साथ जो ये 4 कोर्सेस है अलग से, अगर आप अलग से लेना चाहते हो तो अलग से भी आप लोग ले सकते हो। और जो कोर्सेस है, जो आपके पेड कोर्सेस है, उनके अंदर में तो फ्री ऑफ कॉस्ट ही मिल जाएंगे आप लोगों को। तो अगर आप पेड कोर्स में जुड़ना चाहते हो तो उससे इन चारों के भी से भी कम दाम में, मतलब इनके कंबाइंड भी कम दाम से आप लोगों को कोर्स भी मिल जाएंगे और ये चारों कोर्स भी मिल जाएंगे। ठीक है, और इसके अलावा भी और भी बहुत सारी चीजें हैं, इमेज सेक्शन वगैरह सब कुछ मिल जाएगा आपको। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन के आंसर आप लोग कमेंट के अंदर में करेंगे। अगले 10 मिनट के अंदर में जितने भी बच्चे कमेंट के अंदर में आंसर कर देंगे, उन सभी के कमेंट्स को हार्ट में दे दूंगा यहाँ पर मैं। ठीक है, तो 10 मिनट के अंदर में ये सारे क्वेश्चन के आंसर करेंगे आप लोग जल्दी जल्दी से, 10 मिनट के अंदर अंदर। कितने लोग तैयार है 10 मिनट के अंदर में कमेंट के अंदर में आंसर करने के लिए? ठीक है, 10 मिनट के अंदर अंदर कमेंट के अंदर में आंसर करना है आप लोगों ने, सभी बच्चों ने। ठीक है, ओके, चलो, थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, मिलते हैं हम लोग कल हमारे सेशन के अंदर में। ठीक है, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू वेरी मच, बाय, थैंक यू। और सेशन को लाइक जरूर कर दीजिएगा आप लोग जितने भी लोग बचे हुए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना है ताकि ऐसे ही सेशंस आप लोगों को मिलते रहे। थैंक यू।